नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज का जो आपका टॉपिक है या सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा मुख्य विषय जो है यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम विकास यानी कि कैरिकुलम डेवलपमेंट। अगर आप केबीएस टीजीटी टायर 2 स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। आपकी यहाँ से बहुत हेल्प होने वाली है। आप ये जो टॉपिक है आपके लिए बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। हम मेनली इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा क्या है, फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल के यानी कि सिद्धांतों के बारे में। उसके साथ ही हम बात करेंगे अप्रोच टू कैरिकुलर डेवलपमेंट, यानी कि जो कैरिकुलर डेवलपमेंट का अप्रोच है यानी इसे विकसित करने के अलग अलग दृष्टिकोण जो हैं उनको समझेंगे। और साथ ही हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और कैरिकुलम ट्रांजिशन जैसे अहम टॉपिक पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप अपनी चाय या कॉफ़ी ले लीजिए, साथ में अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम बहुत सारे ज़रूरी नोट्स बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ यानी कि इटिमोलॉजी मीनिंग की। अ, आखिर ये शब्द जो है वो आया कहाँ से है। इंग्लिश का जो वर्ड है कैरिकुलम वो दरअसल एक लैटिन भाषा का वर्ड है, कुरेर से लिया गया है। कई बार एग्जाम्स में सीधा यही से पूछ लिया जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, लैटिन वर्ड। अब सवाल आता है कि इस कुरेर का मतलब क्या होता है। ठीक है, या तो इस कुरेर का मतलब है रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। आप समझेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई में ये दौड़ के मैदान का क्या काम, ये कहाँ से आया। तो इसे एक बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं हम। जैसा इस इमेज में आप देख रहे हैं कि रेस कोर्स यानी कि जो रेस कोर्स होता है उसका मतलब होता है धावक यानी कि रनर, जो अपनी मंजिल के लिए दौड़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ करेंगे। ट्रैक पर कुछ रुकावटें भी हैं जिन्हें वो पार कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ कर रहे हैं और बीच में काफी रुकावटें हैं। ठीक वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन का जो पूरा सफर होता है वो एक रेस कोर्स है और उसका लक्ष्य है अपने एजुकेशनल गोल्स को पाना। जैसा आप सभी का लक्ष्य है रेस कोर्स पर दौड़ते हुए केबीएस का एग्जाम क्लियर करके एक बेहतरीन स्पेशल एजुकेटर बनना। इसीलिए यहाँ कोर पॉइंट में मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा है कि स्कूल या कॉलेज में अध्ययन का एक निश्चित मार्ग यानी अ कोर्स ऑफ स्टडी, इसमें सभी नियोजित गतिविधियां और सीखने के अनुभव शामिल हैं। तो लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, कैरिकुलम का मतलब सिर्फ किताबें या सिलेबस रटना नहीं होता है। इसमें वो सभी नियोजित गतिविधियां यानी प्लान्ड एक्टिविटीज और सीखने के अनुभव शामिल हैं जो एक बच्चा स्कूल में रहकर हासिल करता है, चाहे वो क्लासरूम की पढ़ाई हो, प्लेग्राउंड के खेल हो या कोई आर्ट एक्टिविटी हो। तो अगली बार जब कोई कैरिकुलम बोले तो आपके दिमाग में तुरंत एक रेस कोर्स की इमेज आनी चाहिए जहां स्टूडेंट अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पिछले स्लाइड में हमने समझा कि कैरिकुलम एक रेस कोर्स है, लेकिन अब सवाल आता है कि पाठ्यक्रम असल में है क्या, यानी कि व्हाट इज कैरिकुलम। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैरिकुलम क्या है तो शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मैम जो सिलेबस हमें क्लास में पढ़ाया जाता है वही कैरिकुलम है। लेकिन रुकिए, कैरिकुलम जो है सिर्फ किताबों या सिलेबस तक सीमित नहीं है, जैसा कि आप इस स्लाइड में बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर में क्लाउड बना हुआ है, क्लाउड में लिखा हुआ है स्कूल में होने वाली हर गतिविधि, एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन द स्कूल। जी हाँ, एक बच्चा जब स्कूल के गेट
से अंदर आता है और जब तक बाहर जाता है, उसी बीच में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ कैरिकुलम का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सिखाए जाने वाले विषय। ठीक है, कैरिकुलम के अंतर्गत आते हैं सेट ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट। सबसे पहले चीज जो हमारे दिमाग में आती है क्लासरूम की पढ़ाई। जो भी सब्जेक्ट कंटेंट या थ्योरी हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो इसका सबसे पहला और बेसिक हिस्सा होता है। दूसरा जो है पाठ्येतर गतिविधियां यानी कि एक्स्ट्रा क्लास एक्टिविटीज। क्या स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है? नहीं, स्पोर्ट्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, एनुअल फंक्शन या मॉर्निंग असेंबली, ये सभी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे कैरिकुलम का ही हिस्सा हैं, क्योंकि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये मदद करते हैं। फिर आता है मार्गदर्शन और रिश्ते, गाइडेंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ये पॉइंट खास तौर पर हमारे स्पेशल एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत मायने रखता है। एक टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसा रिश्ता है, आप उन्हें कैसे गाइड कर रहे हैं, बच्चे अपने क्लास के साथ कैसे बात कर रहे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब कुछ कैरिकुलम का एक इनविजिबल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिर आता है स्कूल द्वारा नियोजित सब कुछ, एवरीथिंग प्लान्ड बाय स्कूल पर्सनल। स्कूल मैनेजमेंट या टीचर्स से जो भी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो टाइम टेबल बनाना हो, कोई भी ट्रिप प्लान करना हो, या फिर किसी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार करना हो, ये सारी प्लानिंग कैरिकुलम के अंदर ही आती है। फिर आते हैं छात्र के अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस अंडरगॉन बाय लर्नर्स। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे जरूरी है ये छात्र के अनुभव। आपने सब कुछ प्लान कर लिया लेकिन बच्चा असल में क्या फील कर रहा है, वो क्या सीख रहा है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, अल्टीमेटली यहाँ ये तय होता है कि आपका कैरिकुलम कितना सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों शॉर्ट में कहें तो कैरिकुलम एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके नीचे की हर छोटी छोटी एक्टिविटीज और बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो सारा आता है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी सिलेबस और कैरिकुलम में अब कंफ्यूज नहीं होंगे। पिछले स्लाइड में हमने कैरिकुलम का मतलब तो समझ लिया, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आता है इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन से। आज मैं आपको ये परिभाषाएं रटने नहीं दूंगी, बल्कि हम इन्हें इस तरह समझेंगे कि आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे मशहूर परिभाषा दी है किसने? कैनिंघम ने। इन्होंने शिक्षा को एक आर्ट की तरह देखा है। जरा इस परिभाषा को ध्यान से पढ़िए और नीचे बने इस चित्र को देखिए। तो परिभाषा क्या है? पाठ्यक्रम, कलाकार, कलाकार कौन है? शिक्षक। शिक्षक के हाथों में एक ऐसा साधन है जिसे वो अपनी सामग्री, अब यहाँ सामग्री को किससे रिलेट किया गया? छात्र से रिलेट किया गया। को अपने आदर्शों यानी आदर्श को किससे रिलेट किया गया? उद्देश्य से के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल को रिलेट किया गया है स्टूडियो से में ढालता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कलाकार कौन है, यहाँ पर आर्टिस्ट कौन है? टीचर है, हम और आप यानी कि एक टीचर। सामग्री क्या है? हमारे प्यारे स्टूडेंट। स्टूडियो क्या है? हमारा स्कूल। और साधन क्या है? हमारा कैरिकुलम। यानी एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपके पास जो कैरिकुलम नाम का टूल है उसी का इस्तेमाल करके आप अपने स्टूडेंट रूपी मिट्टी को एक बेहतरीन शेप देते हैं। एग्जाम्स में जहां भी आपको कलाकार, स्टूडियो या सामग्री वाले कीवर्ड्स दिखें, तुरंत समझ जाइएगा कि ये कनिंघम की परिभाषा है। अब आते हैं दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा पर जो कैसवेल और कैंपबेल ने दी है। नीचे बनी इमेज को देखिए, यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी जहाँ एक टीचर क्या कर रहा है? टीचर ने सभी बच्चों के हाथ पकड़ रखे हैं, मतलब एक बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे का, दूसरे बच्चे ने तीसरे बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, जो टीचर क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा है। क्या कहा है? शिक्षक के मार्गदर्शक में बच्चों को मिलने वाली सभी अनुभवों से ही पाठ्यक्रम बनता है। याद है ना, पिछली स्लाइड में हमने बात की कि छात्र के अनुभव करिकुलम का हिस्सा होते हैं। बस उसी बात को कैसवेल और कैंपबेल ने अपनी परिभाषा में पिरोया है। एक बच्चा जब
आपके गाइडेंस में क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में या किसी एक्टिविटी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है वो सब मिलकर एक कैरिकुलम का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, कनिंघम का आर्टिस्ट वाला कॉन्सेप्ट और कैसवेल कैंपवेल का गाइडेड एक्सपीरियंस वाला कॉन्सेप्ट दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नोट्स में इनके कीवर्ड्स जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने कनिंघम और कैसवेल कैंपबेल की बहुत ही शानदार परिभाषा को डिकोड किया। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और मॉडर्न अप्रोच की, जो दी थी डैनियल टॉर्नर ने। कब दी थी? 1980 में दी थी। ठीक है, तो टॉर्नर ने कैरिकुलम को बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से देखा। इनके अनुसार कैरिकुलम के तीन मुख्य पिलर हैं। ठीक है, इन्होंने कैरिकुलम के तीन मुख्य पिलर माने हैं: योजनाबद्ध, निर्देशित और अनुभव। ठीक है, इसमें क्या है? योजनाबद्ध, निर्देशित और अनुभव। जो पहला पिलर है, प्लान्ड एंड गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ध्यान दीजिए, यहाँ योजनाबद्ध यानी प्लान्ड वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, योजनाबद्ध को क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया। इसका मतलब है कि कैरिकुलम कोई रैंडम या अचानक से होने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। हम पहले से तय करते हैं कि बच्चे को क्या सिखाना है, फिर टीचर को गाइडेंस में उसे वो अनुभव दिया जाता है जो कैरिकुलम में मेंशन होता है। अ, फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ज्ञान का व्यवस्थित निर्माण या सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ कीवर्ड जो व्यवस्थित है या सिस्टमैटिक है। ठीक है, यहाँ का जो कीवर्ड है वो क्या है? व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक। तो जो सिस्टमैटिक है, इसको हाईलाइट किया है। जैसे बच्चा अगली क्लास में जाता है, उसका ज्ञान एक सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ता है। पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज जुड़ती है, बेसिक्स के ऊपर एडवांस कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, उसे ही ज्ञान का पुनर्निर्माण कहते हैं। फिर आते हैं तीसरे, मतलब ये दोनों चीजें सही से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और वही जो है वो हमारा तीसरा पॉइंट है, व्यक्तिगत और सामाजिक यानी कि पर्सनल एंड सोशल। तो पर्सनल और सोशल की अगर हम बात करें, हमारा अल्टीमेट गोल बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसे पर्सनली और सोशली एक सक्षम इंसान बनाना है। खास तौर पर स्पेशल एजुकेशन में ये सोशल और पर्सनल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा टारगेट होता है। अब जरा स्लाइड के लेफ्ट में ध्यान दीजिए, स्कूल प्लस लर्नर इज इक्वल टू ग्रोथ। यही टॉर्नर की पूरी थ्योरी का निचोड़ है। जब स्कूल की शानदार प्लानिंग, लर्नर की मेहनत आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? उसका ग्रोथ होता है। तो डैनियल टॉर्नर की ये तीनों की वर्ड्स, प्लान्ड एक्सपीरियंस, सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्शन और कॉम्पिटेंसी, इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर हाईलाइट कर लें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी शिक्षा विदों की बात की, उन सब ने स्कूल प्लानिंग और सिस्टम की बात की, लेकिन 1990 में विल्सन ने एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जिसने कैरिकुलम को देखने का नजरिया ही बड़ा कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो किसकी है? विल्सन की है। विल्सन का दृष्टिकोण, इन्होंने फिलॉसफी जो दी वो कब दी? 1990 में दी। तो विल्सन का मानना है कि इंसान जो है जन्म से सीखता है। ठीक है, सीखने के लिए हमेशा किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती, और इसलिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं सीखते। स्टूडेंट डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम बुक्स, मतलब बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो सब कुछ है जो एक सबक सिखाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस शब्द पर। सब कुछ यानी हर वो चीज, हर वो इंसान, हर वो घटना जिससे बच्चा कुछ सीख रहा है, वो उसके कैरिकुलम का हिस्सा है। आइए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। क्या बच्चे सिर्फ किताबों से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। अब एक बच्चा स्कूल में होता है, जब एक बच्चा स्कूल में होता है तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट टीचर से नहीं सीख रहा होता है। वो कैसे, किससे सीखता है? कैफेटेरिया के कर्मचारी से। ठीक है, तो यहाँ पर कैफेटेरिया के कर्मचारियों से बात करने का तरीका और सोशल स्किल्स सीखता है। सफाई कर्मचारी
सफाई कर्मचारियों से को देखकर साफ सफाई की अहमियत और हर काम की रिस्पेक्ट करना सीखता है। वो अपने सहपाठियों से यानी पीयर्स से सीखता है और उनके साथ खेल कर टीम वर्क शेयरिंग हार जीत को एक्सेप्ट करना सीखता है। और सबसे अहम शिक्षक का रवैया टीचर्स एटीट्यूड। आप क्लास में बच्चों को से कैसे पेश आते हैं, आपका बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा है, ये चीज़ें बच्चों को किताबों से कहीं ज़्यादा जल्दी मतलब इन चीज़ों को बच्चे कैच करते हैं। खासतौर पर जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो विल्सन का ये नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सभी रोजमर्रा के अनुभव ये सभी सोशल इंटरेक्शन उनके कैरिकुलम का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। तो एक टीचर के रूप में हमें ये ध्यान रखना है कि स्कूल का पूरा माहौल ही बच्चे के लिए पॉजिटिव कैरिकुलम की तरह काम करे। दोस्तों अब हम आ गए हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी हिस्से पर यानी बुनियादी अवधारणाओं में अंतर। बुनियादी अवधारणाओं में अंतर की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द कोर डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस किस में बताना है तो कैरिकुलम सिलेबस और टेक्स्ट बुक में अंतर। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। तो अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो आई होप ये जो कंफ्यूजन है सबकी वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम जो है ये एक समग्र योजना है यानी कि मास्टर प्लान मान सकते हैं इसको। इसका जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। इसमें स्कूल का विजन गोल्स फिलॉसफी और इवेल्युएशन सब कुछ शामिल होता है। ये जो सिलेबस है ये संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा तय किया गया पूरा ढांचा या फिर आरसीआई द्वारा स्पेशल एजुकेशन का ढांचा तैयार किया जाता है। फिर आते हैं सिलेबस यानी कि पाठ्य विवरण पर। तो इसमें जो कोर्स होता है वो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। अगर कैरिकुलम पूरा घर है तो सिलेबस उस घर का एक विशिष्ट कमरा है, हम मान सकते हैं ये। इसका जो दायरा है वो क्या होता है, सीमित होता है, नैरो स्केप स्कोप होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है। सिलेबस असल में उस बड़े से कैरिकुलम का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसमें आपको बताया जाता है कि इस साल आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और उनकी ग्रेडिंग या मार्क्स कैसे होंगे। और अंत में आती है हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक। और अब आपने प्लान बना लिया, सब्जेक्ट के टॉपिक डिसाइड कर लिए, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक टूल और वो टूल है हमारी टेक्स्ट बुक। ये एक शिक्षण सामग्री है। क्या है, एक शिक्षण सामग्री है जिसमें सिलेबस के आधार पर सटीक जानकारी दी गई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है, ये सिलेबस पर आधारित होता है। शिक्षक और छात्रों के लिए ये टूल का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसे एक लाइन में समझे तो केवीएस ने जो पूरी गाइडलाइन दी है सिलेबस की, वो क्या है, कैरिकुलम है। इसमें जो स्पेशल एजुकेशन के टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपका सिलेबस है। उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो आप बुक खरीदेंगे वो आपकी टेक्स्ट बुक है। तो है ना बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। तो दोस्तों बुनियादी अंतर समझने के बाद अब हम आते हैं आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो पाठ्यक्रम के 4 मुख्य तत्व हैं, कोर एलिमेंट्स ऑफ कैरिकुलम। कोई भी कैरिकुलम हवा में नहीं बनता, वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन तीरों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो तीर बने हुए हैं, ठीक है, एक एक करके इनको ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है। इसका मतलब है कि कैरिकुलम डेवलपमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। पहला तत्व है क्या, सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम जो है, जब भी हम कोई कैरिकुलम बनाते हैं सबसे पहला सवाल होता है हमारा, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में आप एक बच्चे के लिए आईईपी मतलब आपको बनानी है। आपका लक्ष्य है कि बच्चा
10 तक के नंबर पहचान सके। तो ये गोल सेट करना कि हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, अब लक्ष्य तय हो गया तो दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु जो है, अब सवाल आता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या पढ़ाया जाए। जाहिर है कि अगर लक्ष्य नंबर सिखाना है तो हमारा कंटेंट होगा 1 से 10 तक की गिनती। नंबर वाले फ्लैश कार्ड या ब्लॉक्स, यानी जो जानकारी हम बच्चे को देने वाले हैं, वो क्या है? हमारा कंटेंट। तो विषय वस्तु में क्या आएगा? क्या पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट मैटर। फिर है तीसरा, एक टीचर के लिए सबसे जरूरी है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। ठीक है, तो आपने सोच लिया क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाया जाएगा। खासतौर पर हमारे स्पेशल एजुकेशन फील्ड में ये बहुत अहम है। क्या हम बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे? क्या हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करेंगे? कौन सी एक्टिविटी कराएंगे? ये सारे स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो किस में आती हैं? शिक्षण विधियों में। यानी कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, जो स्ट्रेटेजीज हैं या एक्टिविटीज हैं, उसमें कौन कौन सी यूज करनी है। फिर आते हैं हम, और आखिर में जो है चौथा, यानी कि मूल्यांकन, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जो है आपने पढ़ा दिया, अब चेक करने की बारी है कि क्या लक्ष्य पूरा हुआ है, क्या बच्चा सच में 1 से 10 तक नंबर पहचानने लगा है। अगर हाँ, तो हम अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं तो हम शिक्षण विधियां या कंटेंट में बदलाव करेंगे। इसलिए ये चारों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साइकिल की तरह लगातार चलते रहते हैं। लक्ष्य तय करो, कंटेंट चुनो, उसे पढ़ाओ और टेस्ट करो। क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने जान लिया कि पाठ्यक्रम में 4 पिलर्स क्या होते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो है इस स्लाइड के बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है, कि ये तत्व आपस में कैसे जुड़ते हैं, हाउ डू दे इंटरैक्ट। तो यहाँ पर चारों जो है अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही शानदार टीम की तरह काम करते हैं। तो चलिए इन स्टिकी नोट्स के जरिए इन कनेक्शन को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पीले रंग के स्टिकी नोट्स को ध्यान से देखिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जो परिणाम या लक्ष्य हैं, ये वही तय करेंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे। यानी कि जो आउटकम है वो क्या तय करते हैं, जो कंटेंट है वो परिणाम तय करते हैं कि कौन सी सामग्री चुनी जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए, अगर एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपका लक्ष्य बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना है, तो आपका कंटेंट कोई भारी भरकम किताब नहीं होगी, बल्कि क्ले ब्लॉक्स या बीट्स जैसी सामग्री होगी। अब इस डैश वाली लाइन से होते हुए, ये जो डैश वाली लाइन है, एरो जा रही है, इससे होते हुए हम आते हैं दूसरे स्टिकी नोट्स पे, यानी कि आउटकम्स। इसमें क्या है? मैथड्स है। पहला हो गया कंटेंट, दूसरा क्या है? मैथड्स है। तो लक्ष्य के आधार पर पढ़ाने का तरीका, यानी कि लेक्चर वर्सेस प्रोजेक्ट। अब आपका लक्ष्य सिर्फ क्या यहाँ पर ये नहीं है कि कंटेंट हो, बल्कि आपका पढ़ाने का तरीका भी तय करता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य बच्चे को सोशल इंटरेक्शन सिखाना है, तो क्या आप उसे बोर्ड पर लेक्चर देंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसे ग्रुप एक्टिविटी या रोल प्ले मेथड से सिखाएंगे। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट पे। ठीक है, तीसरा और लॉजिकल पॉइंट जो है मेथड, इसका क्या है? इवेल्युएशन है। ठीक है, अ, तो इवेल्युएशन जो, भाई आपने बच्चे को जैसे पढ़ाया है, टेस्ट भी तो उसी तरीके से लेंगे ना। अगर आपने क्लास में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई है, तो आप बच्चे का इवेल्युएशन किसी पेपर पेन से नहीं कर सकते, आपको उसका प्रोजेक्ट ही असेस करना होगा। और आखिर में आता है ये नीला नोट्स जो दिख रहे हैं आप सभी को। ठीक है, ये जो नीला स्टिकी नोट्स है, जब आप इवेल्युएशन कर लेते हैं, आपको पता चलता है कि जो लक्ष्य है आपने स्टेप 1 में सोचे थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। ठीक है, इसमें अगर आउटकम प्राप्त हो गए हैं तो क्या होगा? फिर तो अच्छा है। अगर नहीं होते हैं तो फिर से हम गोल बनाते हैं। ठीक है, फिर से रीप्लानिंग होती है। तो अगर लक्ष्य पूरा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इवेल्युएशन हमें इस
फीडबैक लूप, मतलब एक फीडबैक लूप देता है, यानी हम वापस अपने गोल्स, कंटेंट या मेथड्स को चेंज करते हैं। इसी तरह पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो देखा आपने, ये चारों तत्व मोतियों की तरह एक धागे से पिरोए हैं। कौन कौन से तत्व हैं? कंटेंट, मेथड, इवैल्यूएशन और आउटकम। ठीक है। तो अब अगर एग्जाम्स में कोई इस साइकिल से भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएगा तो आप उसे 100% सही करके आएंगे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैरिकुलम क्या है, इसके तत्व क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको खुद एक कैरिकुलम डिजाइन करना है, तो आप किन नियमों को ध्यान में रखेंगे? इस स्लाइड में हम एक क्विक ग्लैंस यानी कि एक ही नजर में देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के 10 सिद्धांत। चलिए घड़ी की सुई की तरह, मतलब क्लॉकवाइज, नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल जो है, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम का हीरो जो है वो कौन है? बच्चा है, यानी कि स्टूडेंट है। हमें उनकी उम्र, उनकी रुचि और उनकी क्षमता के हिसाब से कैरिकुलम डिजाइन करना चाहिए। अब नंबर 2 और 5 को जरा मिलाकर देखिए। ठीक है, जीवन से संबंध और यूटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जीवन से संबंध और उपयोगिता, हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, वो जानकारी उसकी असली जिंदगी में उपयोगी होनी चाहिए। अगर वो रियल लाइफ में काम नहीं आ रही है तो वो कैरिकुलम फेल है। फिर आते हैं नंबर 3 और 4 पे, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्ले और काम। तो बच्चों को कोई बोरिंग लेक्चर पसंद नहीं आते, उन्हें खेल खेल में सिखाना, उन्हें कुछ नया क्रिएट करने का मौका देना एक बेहतरीन कैरिकुलम की निशानी है। फिर आता है छठा पॉइंट, अनुभव की समग्रता, यानी कि टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंस। याद है ना, हमने कैसवेल की परिभाषा की में बात की थी कि कैरिकुलम में बच्चों के हर छोटे बड़े अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। और 7वां पॉइंट है संस्कृति का ज्ञान, यानी कि कल्चर। जो कल्चर है ये क्यों डाला गया है? ताकि बच्चा अपनी जड़ों और समाज के कुछ संस्कारों से जुड़ा रहे। अब आते हैं नंबर 8 पे, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। ठीक है, ये जो लचीलापन है, एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर ये आपका गोल्डन रूल है। कैरिकुलम पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे की सीखने की स्पीड जो है या सीखने की शैली जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए कैरिकुलम को बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से मोड़ा जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है नंबर 9, यानी कि भविष्योन्मुखी, यानी फॉरवर्ड लुकिंग। जो भी कैरिकुलम है, हमें बच्चों को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि उसके भविष्य के लिए इंडिपेंडेंट बनाना है। और 10वां सिद्धांत जो है वो है कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध, यानी अलग अलग विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना, जैसे साइंस पढ़ाते समय मैथ का कोई कॉन्सेप्ट समझा देना। तो दोस्तों, ये थे 10 पिलर्स जिन पर एक शानदार कैरिकुलम खड़ा होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा। बाकी हम आगे एक एक करके इनको थोड़ा और डिटेल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन 10 के 10 सिद्धांतों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जरा स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पर नजर डालिए, जहां पर लिखा है फोकस ऑन द चाइल्ड। यही हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मंत्र है। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पुराने जमाने में टीचर सेंटर्ड पढ़ाई होती थी, जहां टीचर तय करता था कि क्या पढ़ाना, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली का हीरो जो है वो हमारा बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है। एक बेहतरीन कैरिकुलम वो है जो बच्चों की रुचियों, उसकी ज़रूरतों, उसकी उम्र और उसके अहम और उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार डिज़ाइन किया गया हो। खासकर जब आप अपनी फील्ड यानी स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये पॉइंट जो है और भी क्रिटिकल हो जाता है। हमारी क्लास में हर बच्चे की मानसिक क्षमता और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं।
इसलिए आईईपी बनाते समय कैरिकुलम पूरी तरह से उस एक बच्चे के सेंटर्ड हो सके। इस पजल वाले आइकन को देखिए, ठीक है, यहाँ पर पजल का आइकन बना हुआ है। जैसे हर पजल का पीस अलग होता है, वैसे ही हर बच्चा यूनिक होता है। ठीक है, तो बच्चों की पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचियों, इंटरेस्ट, मतलब जो जरूरतें हैं, उम्र और मानसिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जीवन से संबंध, यानी कि रिलेशन विथ लाइफ। इसमें ऐसे विषय शामिल होने चाहिए जो वास्तविक जीवन यानी कि एक्चुअल लिविंग और व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज से सीधे जुड़ा हो। तो मान लीजिए कि आपने बच्चे को एक बहुत, मतलब एक नहीं, बहुत सारी थ्योरी रटा दी, लेकिन वो असल जिंदगी में उसकी किसी काम की नहीं है। तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? इस सिद्धांत के अनुसार कैरिकुलम में ऐसे विषय शामिल होने चाहिए जो बच्चे की एक्चुअल लिविंग और व्यवसायिक ज्ञान जो है, उसका प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, उससे सीधे तौर पर जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो उसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर प्लस और माइनस करना मत सिखाइए। उसे असली नोट सिक्के देकर दुकान से सामान खरीदना सिखाइए। उसे टाइम देकर सिखाइए। जब किताबी ज्ञान उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाता है तभी उसकी लर्निंग शुरू होती है। तो दोस्तों, बच्चे पर फोकस और असल जिंदगी में कनेक्शन, ये दोनों सिद्धांत आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। दोस्तों, पिछले दो सिद्धांत में हमने जाना कि एजुकेशन को बच्चे के जीवन से कैसे जोड़ना है। अब आते हैं हमारे अगले दो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर, सिद्धांत 3 और 4। टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। तीसरा सिद्धांत है रचनात्मकता शक्तियां यानी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव पावर्स। ठीक है, बच्चे में नए विचार को विकसित करने के लिए रचनात्मक गतिविधियों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इस लाइट बल्ब को आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर लाइट बल्ब जला है जिसमें गियर्स लगे हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे के दिमाग की बत्ती जलाना। हर बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बनाने की चाह होती है। एक अच्छे कैरिकुलम में ऐसी रचनात्मक गतिविधियों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए जिससे बच्चों में नए विचार पनप सकें। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर अगर हम ये देखें तो उसके लिए आप, मतलब आपके लिए ये एक बहुत बड़ा टूल है। कई बार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी बात बोलकर या लिखकर नहीं बता सकते। ऐसे में आर्ट, क्राफ्ट, क्ले, मॉडलिंग या म्यूजिक जैसी क्रिएटिविटीज एक्टिविटीज उनके लिए अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा जरिया बन जाती है। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, खेल और काम, प्ले एंड वर्क। पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए खेल जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, योग और ऐसे बहुत सारे खेल हैं का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, ये पुरानी कहावत है तो आपने सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनो, मतलब होगे खराब। लेकिन आज का कैरिकुलम कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पढ़ाई को अगर रोचक बनाना है तो खेल बहुत जरूरी है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार कैरिकुलम में फुटबॉल, बास्केटबॉल और योग जैसे खेलों का ज्ञान भी शामिल होना चाहिए, जिससे बच्चा खेलते खेलते जो सीखता है उसे क्लासरूम के बोरिंग लेक्चर से कभी नहीं आ सकता। और खास तौर पर योग और स्पोर्ट्स स्पेशल एजुकेशन की फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को सुधारने और उनके अंदर फोकस या कंस्ट्रक्शन बढ़ाने की में जादू की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, आपने कैरिकुलम को ऐसा बनाइए कि बच्चा क्रिएटिव भी बने और खेलते कूदते हुए सीखे भी। यहाँ तक क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स? दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हमारे पांचवें और छठे सिद्धांत पर। जरा इस स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पर नजर डालिए, जहां लिखा है अनुभव ही शिक्षा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अनुभव ही शिक्षा है। ये कोई आम वाक्य नहीं है बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम का निचोड़ है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। और यहाँ पर हमारा पांचवा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है,
उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय हों जो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए यूजफुल साबित हो। ठीक है, मान लीजिए आपने बच्चे को दुनिया भर की थ्योरी रटा दी, लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकला तो उसे यही नहीं पता है कि बैंक का फॉर्म कैसे भरना है, तो क्या वो पढ़ाई उपयोगी हुई? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस टूल बॉक्स को मतलब यहाँ पर जो आइकन बना है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर इसका यूज करना नहीं आता तो फिर ये बेकार है। ठीक है, हमारा कैरिकुलम जो है बच्चों के लिए फुटबॉल या एक टूल बॉक्स की तरह होना चाहिए। उन्हें ऐसे टूल्स या ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान दे जो उनके वर्तमान और भविष्य दोनों में काम आए। फिर एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में यूटिलिटी जो है हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलजेब्रा के फॉर्मूले रटने से ज्यादा उपयोगी है एडीएल्स, यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सीखना, जैसे खुद के कपड़े पहनना, सड़क पार करना, पैसे गिनना। जो ज्ञान उनके जीवन को आसान बनाए वही सच्चा कैरिकुलम है। अब आते हैं छठे सिद्धांत पर, अनुभव की समग्रता, यानी कि टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव की समग्रता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम केवल क्या है, किताबी नहीं है, ये स्कूल, कक्षा, खेल के मैदान और समाज से मिलने वाले सभी अनुभवों का कुल योग है, यानी सम टोटल है। तो अब आते हैं ये जो समग्रता है, टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पढ़ाई सिर्फ चार दीवारों के अंदर नहीं होती। बच्चा क्लासरूम में टीचर से, प्लेग्राउंड में दोस्तों से, सोसाइटी में आस पड़ोस के लोगों से जो कुछ भी सीखता है, उन सभी अनुभवों का कुल योग जो है वो क्या कहलाता है, कैरिकुलम कहलाता है। तो अब इस पजल्स को जरा ध्यान से देखिए। इसके चारों टुकड़े जो हैं, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, स्कूल, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पजल्स हैं। अलग अलग पजल्स को इनको फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, ये क्लासरूम है, ये प्लेग्राउंड है, फिर ये स्कूल है, इन्वायरमेंट और सोसाइटी है। ठीक है, तो इन चारों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक पिक्चर तैयार हो जाएगी। और ठीक है, तो मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी टुकड़ा जो है मिसिंग है या नेगेटिव है तो बच्चे की लर्निंग जो है अधूरी रह जाएगी। इसलिए एक अच्छे कैरिकुलम को बच्चे के समग्र अनुभव को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका कैरिकुलम एक ऐसा टूल बॉक्स होना चाहिए जो बच्चों के हर अनुभव को समेटकर उसे भविष्य के लिए तैयार करे। क्या ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो गए? दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे सिद्धांत 7 और 8 पर। तो जरा स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एडॉप्टेबल। ठीक है, एडॉप्टेबल यानी ढलने वाला या एडजस्ट होने वाला। चलिए समझते हैं इसका यहाँ क्या मतलब है। तो हमारा जो 7वां सिद्धांत है, संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान, यानी कि कल्चर और सिविलाइजेशन की नॉलेज। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा है उस पर ध्यान दे लेते हैं। अपनी संस्कृति, त्योहारों को समझना और सहयोग की भावना विकसित करना। तो एजुकेशन का मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि किताबी कीड़े बने रहो, बल्कि एक ऐसा नागरिक तैयार करना जो अपनी जड़ों, जो उनकी रूट्स हैं, उनसे जुड़ा हो। ठीक है, उनके रूट्स क्या होंगे, जैसे आप यहाँ पर दिए और पतंग की फोटो देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे कैरिकुलम में हमारे देश की जो संस्कृति है, त्योहारों और ट्रेडिशन की झलक होनी चाहिए। जब बच्चे स्कूल में एक साथ मिलकर अलग अलग त्योहार मनाते हैं या कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो उनमें सबसे जरूरी चीज क्या होती है, कोऑपरेशन होती है, यानी कि सहयोग की भावना होती है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे 8वें सिद्धांत पर, यानी कि लचीलापन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इसे यहाँ पर आप सभी को स्प्रिंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसके पास रबर बैंड के आइकन को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्प्रिंग और रबर बैंड है, दो चीजें हैं यहाँ पर। जैसे एक स्प्रिंग जरूरत के हिसाब से खिंच जाती है और एडजस्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही हमारा कैरिकुलम होना चाहिए। एक अच्छा पाठ्यक्रम कभी भी कठोर या पत्थर की लकीर नहीं होता है।
एक स्पेशल एजुकेटर के लिए तो ये सिद्धांत सबसे बड़ा हथियार है। हमारी क्लासरूम में अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग मानसिक या शारीरिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं। किसी भी बच्चे को सुनकर जल्दी समझ में आ जाता है, कोई बच्चा देखकर अच्छे से समझ सकता है, कोई छूकर अच्छे से समझ सकता है। अगर हमारा कैरिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो क्या हम हर बच्चे की जरूरत को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए कैरिकुलम जितना ज्यादा एडॉप्टेबल होना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा एडॉप्टेबल होना चाहिए कि टीचर उसे हर बच्चे की क्षमता के अनुसार मोल्ड कर सके। यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों, संस्कृति से जुड़ाव और बदलाव के लिए लचीलापन, ये दोनों एक सफल कैरिकुलम की ज्ञान है। तो नोट्स में फ्लेक्सिबिलिटी को स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आप इसको कभी ना भूलें। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं हमारे आज के सेशन और इस टॉपिक की आखिरी स्लाइड पर। यहाँ हम पाठ्यक्रम निर्माण के बचे हुए दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे। जरा स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पर ध्यान से देखिए, याद रखें, यानी कि इंटर कनेक्टेड यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यानी शिक्षा में कुछ भी अलग थलग नहीं है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो हमारा जो नवा सिद्धांत है वो है भविष्योन्मुखी यानी फॉरवर्ड लुकिंग। तो बच्चों को भविष्य की समस्याओं को हल करने और तुरंत निर्णय लेने के योग्य बनाना। तो देखिए, यहाँ पर दूरबीन की चित्र बनी हुई है, ठीक है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ आज का एग्जाम पास करवाना नहीं है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भविष्य के लिए स्वतंत्र बनाना है ताकि वह भविष्य की समस्याओं को हल कर सकें और सही निर्णय ले सकें। अब आते हैं 10वें पॉइंट पर, या 10वां सिद्धांत जो है हमारा आखिरी सिद्धांत है, सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन का सिद्धांत। विषय अलग थलग नहीं होने चाहिए, हर विषय एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, जैसे गणित और विज्ञान, ताकि गहरी समझ बन सके। इस गोल डायग्राम को देखिए, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये दोनों डायग्राम जो हैं, ये सर्कल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि विषय जो है वो अलग थलग नहीं होने चाहिए। जब हम एक विषय को दूसरे से जोड़कर पढ़ाते हैं तो बच्चों में एक गहरी समझ विकसित होती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा कैरिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। यही पूरा हमारा जो कैरिकुलम डेवलपमेंट का टॉपिक है आज मैं यही समाप्त कर रही हूँ। आज हमने इसके अर्थ और परिभाषाएं, इसके मुख्य तत्व और सिद्धांत को बहुत ही आसान और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपके मतलब अच्छे से नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इन 10 सिद्धांतों में से आप एक स्पेशल एजुकेटर के नज़रिए से सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत आपको कौन सा लगा, मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है तो इससे आपकी तैयारी में मदद मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो कोई KBS TGT PRT की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।